नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो कविता पारीक एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मेरे YouTube चैनल ज्योतिष मंत्रा और वास्तु पर। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा अगला टॉपिक या अगला विषय होने वाला है कि विवाह का सटीक समय क्या है या हमारे कुंडली के अनुसार विवाह के योग कब तक बन रहे हैं। साथ ही मैं आपको इस वीडियो के बाद में एक और वीडियो तुरंत ही पोस्ट करने वाली हूँ, जिसमें सावन के सोमवार के दिन ऐसा कौन सा उपाय करें कि आपका जो विवाह का योग है वो जल्दी से जल्दी बन जाए। ठीक है, तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ कि विवाह का योग जो है वो कब तक होता है, कैसे देखा जाता है। मित्रों, इतना तो हम सभी जानते हैं या आप जानते होंगे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सप्तम भाव जो होता है कुंडली में वो होता है स्पाउस का हाउस, यानी कि दाम्पत्य का भाव। मित्रों, जब भी दाम्पत्य भाव के अंदर यदि कोई ग्रह विराजमान है, यदि उसकी दशा अंतरदशा आपको चल रही हो, या हम यूं कह सकते हैं कि सप्तमेश की जब जैसे मान लो कोई आपको अभी कोई कुंडली के फेवरेबल ग्रहों की दशा चल रही है, कोई शुभ ग्रह की दशा चल रही है, तो उस शुभ ग्रह की दशा में यदि सप्तमेश की दशा या अंतरदशा या प्रत्यंत दशा का यदि आपको योग आ जाए, तब विवाह का समय जो है वो काफी नजदीक होता है। दूसरा पॉइंट मित्रों, यदि सप्तम भाव में कोई ग्रह विराजमान है, चाहे वो कुंडली के कारक है या फिर कुंडली के मारक है, यदि किसी शुभ दशा के अंदर सप्तम भाव के अंदर विराजमान ग्रह का यदि आपको प्रत्यंतर या फिर के जैसे सूक्ष्म प्राण जैसे होते हैं, अगर उसकी भी अगर अंतरदशा का योग आ जाता है, तब भी विवाह का समय काफी नजदीक होता है, या हम कह सकते हैं कि वो भी विवाह का समय हो सकता है। अच्छा मित्रों, जैसे कुंडली के अंदर मैंने आपको बताया था कि कभी भी नवम भाव, पंचम भाव या एकादश भाव का भी हमारी कुंडली में काफी रोल होता है। तो मित्रों, पंचम भाव जो होता है वह होता है सडन ऑफ बेनिफिट का, सप्तम भाव जो होता है वह दाम्पत्य का। तो इसी प्रकार भाग्य का भाव होता है नवम भाव। यदि आपको शुभ दशा के अंदर शुभ महादशा चल रही है, कुंडली के फेवरेबल ग्रह की महादशा चल रही है, उसमें यदि आपको नवम भाव के अंदर की कोई प्रत्यंतर दशा का योग आ जाता है, तब भी हमारे विवाह का योग बनता है। अदरवाइज 11वें भाव की यानी कि एकादश भाव जो कि हमारा लाभ का भाव है, डिजायर्स का भाव है, मनोकामना का भाव है, यदि उस भाव के ग्रह की कोई दशा अंतरदशा यदि आपको चल पड़ी हो, तब भी विवाह का योग बन जाता है। मित्रों, ये तो थे वो 3 पॉइंट नॉर्मल जो कुंडली में देखते हमें नजर आ जाते हैं कि भाई ये जो है वो विवाह का समय है, ये हम बता सकते हैं कि विवाह का जो ये समय सही रहेगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं कि और किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि कुंडली में विवाह का योग कब बन रहा है। तो अगर ये तीनों योग ही कुंडली में देखने को नहीं मिल रहे हो, तब हम एक तरह से और चेक करेंगे कि जैसे मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, इससे पहले के वीडियो में, कि लड़के के लिए शुक्र जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है और लड़की के लिए जो गुरु है वो काफी मुख्य होता है। तो इसी प्रकार से हम कुंडली में शुक्र का प्लेसमेंट चेक करेंगे, लड़के के लिए शुक्र का प्लेसमेंट चेक करेंगे, और उसके बाद में ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में जातक को या लड़के की कुंडली के अंदर यदि शुक्र की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतरता का यदि योग आ रहा है निकट समय में, तो वो जो है विवाह का योग बन सकता है। इसी प्रकार से लड़की की कुंडली में गुरु की स्थिति देखेंगे, और आने वाले समय में यदि गुरु का अगर आपको अंतर या प्रत्यंतर देखने को मिल रहा है, तो वो समय भी कन्या के लिए विवाह का समय होता है। इसके अलावा भी मित्रों एक और सूत्र भी है कि यदि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तब हम कैसे जाने कि विवाह का सटीक योग क्या है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे सूत्र की तरफ हम जाते हैं और बताते हैं कि विवाह का सटीक योग क्या है। तो मित्रों, मैंने जैसे आपको बताया गुरु की स्थिति, शुक्र की स्थिति और सप्तम भाव की स्थिति, नवम भाव की स्थिति या फिर एकादश भाव की स्थिति पर मैंने अभी तक आपको विवाह का समय बताया है। अब हम चलते हैं गोचर की तरफ। यदि ये आपको जो मैंने योग बताए हैं यदि आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं या हमें नहीं दिखाई देते हैं कुंडली में, तो अब हम चलते हैं गोचर की तरफ। यदि गोचर कुंडली के अंदर यदि जो गुरु है वो सप्तम भाव में आकर के विराजमान हो जाए, जैसे मान लीजिए कि अभी गुरु चल रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में यानी कि मीन राशि में है, और किसी जातक का यदि वो मीन राशि का जो भाव है वो यानी कि राशि नंबर 12 यदि सप्तम भाव में है, वहां यदि गुरु अगर गोचर में आके विराजमान हो जाते हैं, तब भी विवाह करवा देते हैं। चंद्र कुंडली अगर आपकी जो लग्न कुंडली है उसके अंदर आप देखेंगे कि चंद्रमा आपका कहाँ विराजमान है, वहां से भी आप गुरु की काउंटिंग की स्थिति भी देख करके बता सकते हैं। और यदि वो नंबर आ जाता है, वो नंबर मैं आपको बताऊंगी, वो नंबर होते हैं मित्रों 5वीं, 9वीं या 11, 5, 9, 11।
यदि ये गुरु का नंबर चंद्रमा से गिनने पर गुरु तक गोचर के अंदर यदि आ रहा हो तो वो समय भी 13 महीने जो है वो विवाह का सटीक समय होता है। और जैसे और ये बात हुई गोचर में गुरु की अवस्था की। इसी प्रकार से मित्रों, यदि सप्तम भाव में शनि भी आकर के विराजमान हो जाता है गोचर में तो भी विवाह जल्दी करवा देते हैं। यदि राहु जो है वो भी सप्तम भाव में आकर के विराजमान होते हैं तब भी आपकी शादी जो है वो जल्दी करवा देते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि शनि यदि सप्तम भाव में है और यदि राहु सप्तम भाव में है तो फिर हमारे तो शादी में देरी होती है। मित्रों, वो लग्न चार्ट की बात है। मैं आपको गोचर अवस्था के बारे में बता रही हूँ कि गोचर में यदि ये ग्रह गोचर करते हुए यदि वहां आकर के उस समय विराजमान हो जाते हैं तो ये तुरंत फल देते हैं। और ये गोचर के अंदर आकर के वहां विराजमान होने से ये शादी का, देखो ग्रह चाहे कारक हो या मारक हो, सप्तम भाव के अंदर बैठा ग्रह कारक हो या मारक हो, यदि इनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा यदि आती है तो ये विवाह जरूर करवा देते हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि सटीक सूत्र क्या है। सटीक सूत्र अगर आपको ये भी नहीं दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहा है, जो मैंने बता रही हूँ आपको वो वाला भी आपको नजर नहीं आ रहा, तो एक सूत्र और बताती हूँ, वो होगी अपनी गुरु की काउंटिंग, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि गुरु यदि 5, 9 या 11 आ रहा हो तो भी ये विवाह का सटीक समय होता है। इसको काउंटिंग किस प्रकार करते हैं मित्रों, मान लीजिए आप एक लग्न चार्ट देख रहे हैं, उसके अंदर चंद्रमा जहां विराजमान होता है वहां से आपको गोचर का गुरु काउंट करना है। मान लीजिए आपका चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि के अंदर विराजमान है लग्न में, और अभी गोचर में जो गुरु है वो अपने राशि नंबर 12 में विराजमान है। तो अब हम काउंट कैसे करेंगे, चंद्रमा की वृश्चिक राशि 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि 5वीं बृहस्पति। 5वीं बृहस्पति में भी मित्रों शादी का जल्दी योग बन जाता है। ये काउंट किससे करना है, लग्न कुंडली के चंद्रमा से गोचर में बैठे गुरु तक का। तो मित्रों ये तो हुआ 100% विवाह का योग, कौन सा, 5, 9 और 11। अब मित्रों यदि आपने काउंटिंग की है चंद्रमा से गुरु की, अब मान लो वो आ रहा है 4, 8 और 12, यानी कि चंद्रमा से आप यदि गुरु तक काउंट कर रहे हो और वो जो नंबर है वो 4 में, 8 में या 12 संख्या में आ रहा हो, 4, 8, 12 की यदि बृहस्पति आ रही है तो समझ लीजिए कि ये विवाह का अभी समय नहीं है। कम से कम 13 महीने उसको विवाह के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और यदि मान लो बीच में, वैसे क्योंकि 13 महीने इसलिए क्योंकि गुरु जो है वो राशि परिवर्तन में लमसम 13 महीने लेते हैं, और कई बार ये जब गुरु वक्री हो जाता है कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए, तो फिर ये 13 महीने की अवधि कम या ज्यादा भी हो सकती है। अब मान लो मित्रों देखो 4, 8, 12 में आया जब, तो शादी डिले, यानी कम से कम 13 महीने तो नहीं होगी, या गोचर की अवस्था के हिसाब से जो टाइमिंग ले रहा है उस टाइम तक तो नहीं होगी। 5, 9, 11 यानी कि चट मंगनी पट ब्याह 100% शादी के योग बनते हैं। बाकी बचे अपने 2, 3, 5, 6, 9, 10 ये, तो इसके अंदर मित्रों 60% विवाह का योग बनता है। 100% में मैंने आपको बताया 100% में मैंने आपको योग बताया 5, 9 और 11, 4, 8, 12 यानी कि डिले, और बाकी के जो बचे हैं जैसे 2, 3, 6, 7 और 10, तो इसके अंदर जो है वो विवाह हमारा 60% के योग में हो जाता है। तो मित्रों ये जो मैंने सूत्र बताए थे वो हुए विवाह का सटीक समय देखने के सूत्र। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर गुरु पीड़ित है, या विवाह वाला वो ग्रह पीड़ित है, या सप्तम भाव की जो दशा अंतरदशा चल रही है वो आपके फेवरेबल में नहीं है, लेकिन शादी की काफी उम्र हो गई है मित्रों, तो कुंडली के अकॉर्डिंग आप उपाय भी कर सकते हैं। तो मित्रों अभी तक मैंने आपको बताया है कि विवाह के सटीक सूत्र क्या है। कुंडली में हम किस प्रकार से देखेंगे कि इसके विवाह का समय नजदीक है या नहीं है, या विवाह के योग कब तक बन रहे हैं। अब मान लीजिए मित्रों कि विवाह के योग तो बन रहे हैं लेकिन कोई फेवरेबल ग्रह की दशा अंतरदशा आपको नहीं है। सप्तम भाव का मान लो कोई ग्रह है, उसकी दशा अंतरदशा तो आ गई लेकिन वो काफी पीड़ित अवस्था में है, या सुसुप्त या अस्त अवस्था के अंदर है, तो मित्रों कुंडली के हिसाब से इनके उपाय भी कर सकते हैं। जो ग्रह पीड़ित है, जो ग्रह कमजोर है, कुंडली के यदि कारक है तो उसका हम बल बढ़ाएंगे। मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल देती हूँ गुरु का, कि यदि किसी लड़की की कुंडली में गुरु जो है वो 0, 1, 2, 3 डिग्री का बना हुआ है। अब ये सारी आपने देख ली कि भी गोचर के अंदर आप भी गए, लेकिन अब इसमें बल नहीं है, तो मित्रों इसका बल बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो गुरु अच्छी अवस्था में है तब हम कलर थेरेपी अपनाएंगे। गुरुवार के दिन आपको पीला पहनना है, पीला खाना है, पीले पे सोना है, मतलब आपका आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो सब कुछ पीला होना चाहिए। गुरुवार के दिन आप हल्दी मिला करके केले के पेड़ के अंदर वो हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाएंगे, और वहां पर आप कुछ
हवेजी जिसको बोलते हैं चने की दाल और गुड़ जो है वहाँ पर आप चढ़ाएंगे, दीपक जला करके भगवान सत्यनारायण की पूजा करेंगे हर गुरुवार को। हो सके तो आप गुरुवार के दिन व्रत भी अवश्य रखें। लड़कियों को तो व्रत रखना ही चाहिए गुरुवार का। केले के पेड़ में पानी देने का प्रावधान भी बहुत अच्छा है। वट वृक्ष की 108 परिक्रमा यदि आप करते हैं, पीपल के पेड़ में यदि आप जल चढ़ाते हैं, तो मित्रों ये बहुत जल्दी जल्दी आपकी शादी करवा देते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जैसे गुरु भगवान के संबंधित आपको दान नहीं करना, मैंने आपको अपने उस वीडियो में भी बताया था कि यदि कोई ग्रह अच्छा है तो हम उसका दान नहीं करेंगे। कुंडली में हमारा कारक ग्रह यदि कमजोर अवस्था के अंदर है तो उनको बल देने के लिए हम उनकी पूजा पाठ, उनके बीज मंत्रों का जाप, उनसे संबंधित हमारे जो देवी देवता हैं हम उनको मनाएंगे। ठीक है। गुरुवार के दिन आप ये सब उपाय करेंगे। और पूर्णिमा के दिन आपको सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है। सत्यनारायण भगवान को आपको खीर का भोग लगाना है और केले चढ़ाने हैं। हो सके तो उस दिन पीले वस्त्र अवश्य पहने और जो प्रसाद है वो कन्याओं के अंदर आप वितरित कर सकते हैं। गुरुवार के दिन आपको जो उपाय बताए वो हो गए, पूर्णिमा के दिन आपको बताए वो हो गए। देखो, लक्ष्मी नारायण जो है, विष्णु भगवान जो है वो विवाह के कारक होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई अपनी कुंडली में यदि गुरु कमजोर है तो आप उसको बल देने के लिए ये सब करें। मंदिर में छोटे मोटे यदि आप कोई सेवा का प्रावधान करते हैं तो वो कर सकते हैं। यदि कुंडली में आपके गुरु अच्छे भाव में बैठे हैं तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। पुखराज यानी कि येलो सफेद आप पहन सकते हैं, उससे भी आपका गुरु मजबूत होगा। यानी कि गुरु को मजबूत करने के लिए किए जाने वाले उपाय हमें करने हैं। कब? तब जब आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी हो। अब मान लीजिए यही गुरु यदि आपकी पीड़ित अवस्था में बने हुए हैं तो इनके उपाय भी जो है उनको शांत करने के होंगे कि भाई किस प्रकार से हम उस, मान लो 8वें भाव में है या 12वें भाव में है गुरु आपका, वो पीड़ित हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे? तब हम करवाएंगे इनका दान है, जाप है, ये हम तब करवाएंगे। पीले वस्त्र नहीं पहनेंगे, पीली चीज़ों का दान करेंगे। और यदि गुरु अच्छे हैं तो हम पीली वस्तुओं का दान नहीं करेंगे। उल्टा हम ओम गुरुवाय नमः का जाप भी 108 बार, उल्टा हम 108 बार ओम गुरुवाय नमः मंत्रों का जाप भी करेंगे। कब? जब गुरु अच्छे हो। और मित्रों, इसके साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी ग्रह का उपाय हमें तभी करना है जब आपकी कुंडली में आपको उस ग्रह की स्थिति मालूम हो कि वो कुंडली के कारक हैं या मारक हैं, शुभ स्थान पर है या खराब स्थान पर बैठे हैं। खराब स्थान यानी कि आपको पता है 6, 8, 12। ठीक है मित्रों। और इसके अलावा मैं अपने आने वाले जो वीडियो के अंदर, इसके बाद मैं तुरंत एक वीडियो पोस्ट करूंगी जिसके अंदर श्रावण के महीने में शिव जी को किस प्रकार से आप खुश कर करके और अपनी शादी के लिए आप उनको बोल सकते हैं कि भोलेनाथ आप मुझे मेरी शादी होने का, जल्दी शादी या मेरे शादी में आ रहे व्यवधान को दूर करके मुझे अपना आशीर्वाद दे और मेरी जो विवाह में जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही है उनको समाप्त करके मेरे विवाह के पूर्ण योग बनाए। ये मैं आपको अभी बताऊंगी। थोड़ी ही देर में मैं एक वीडियो और बना देती हूँ, इसी के साथ में मैं उसको पोस्ट कर देती हूँ, आप वो भी देखिएगा। क्योंकि कल परसों में ही सोमवार आ रहा है। मैं चाहूँगी कि आप वो शादी वाले जो उपाय है वो श्रावण के सोमवार में अवश्य करें और इसका लाभ लें। तो मित्रों, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में जो बताया कि शादी के अंदर देरी, उसके बाद मैंने आज आपको बताया कि शादी के योग कब बनते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रेम विवाह और अरेंज विवाह के योग किस प्रकार से बनते हैं। और उसके बाद के वीडियो में हम ये गुण मेलापक मिलान जो है वो उसके बारे में बात करेंगे। और हुआ तो मैं आपको सिखा भी दूंगी कि किस प्रकार हम मैच मेकिंग करते हैं। हालांकि हो सकता है मेरा मैच मेकिंग का वीडियो थोड़ा लेट आए, लेकिन मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी जरूर। तो मित्रों, मैंने याद करके वैसे तो सब कुछ बताया है, फिर भी हो सकता है एक आध पॉइंट मुझसे छूट गया हो। और कोशिश करना कि सावन के सोमवार में शिव जी को, भोलेनाथ को प्रसन्न करके आप अपने विवाह का आशीर्वाद पाएं। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ में मेरे अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आने वाले समय में मैं आपको मेरे इसी चैनल पर ज्योतिष संबंधित क्लासेस भी लगा करके आपको ज्योतिष भी सिखाने वाली हूँ। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।